हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके अंतिम समय में मैंने क्विक रिवीजन सीरीज शुरू किया था। मेरे इस क्विक रिवीजन सीरीज का आज लिटरली सेकेंड लास्ट वीडियो है जो आप तक पहुंच रहा है। इसमें आज हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को रखे। दरअसल एक बच्ची ने रिक्वेस्ट किया था कि सर एंशिएंट इंडिया पर भी एक वीडियो प्लीज़ बना दीजिए, तो उसके डिमांड को आज हम फुलफिल कर रहे हैं और ये 50 क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन के साथ बीच बीच में जहां जहां भी आवश्यकता होगी हम निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ बताने का काम करेंगे, और कुछ ना कुछ बताएंगे इसका मतलब कि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, लेकिन जानकारियाँ आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए हम ये जरूर चाहेंगे कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। देखिए, ये बातें जो बताई जाती हैं ये आपके हित में होता है, इससे मेरा कोई सच बेनिफिट हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जा सके। वैसे भी एंशिएंट इंडिया आप सबको पता है कि कितना लंबा चौड़ा सेगमेंट है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये गेस कर पाना कि ये 5 क्वेश्चन ही होगा बहुत कठिन काम है। बावजूद इसके मैंने प्रयास किया है कि हर उस सेगमेंट को इस प्रश्न के माध्यम से टच किया जाए जो आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए लाभकारी हो। उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन बताएंगे, सीधा अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो शायद उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू कहीं हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। एक वीडियो और हम कल लेकर के आएंगे जो वास्तव में करंट अफेयर से होगा, इंडियन और मतलब नेशनल इंटरनेशनल, जिसमें थोड़ा बहुत जो छूटा हुआ है उसको हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम अपनी सेवाएं प्रारंभिक परीक्षा तक स्थगित करेंगे और फिर मेरी सेवाएं मुख्य परीक्षा के लिए जारी रहेगी। उसके बाद फिर मुलाकात होगी। चलिए फिलहाल हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं, और एक बार फिर कि प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, ये आपके हित में होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुप्तकालीन किस पुस्तक से जानकारी मिलती है कि ब्राह्मण जाति का चारुदत्त वैश्य का कार्य करता था? गुप्त काल में आप सबको पता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था थी, और वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत सभी वर्ण के लोगों के कार्य जो थे वो निर्धारित थे, निश्चित थे। लेकिन ब्राह्मणों को विशिष्ट स्थिति प्राप्त थी जिसको कि आप धर्म कहते थे, जिसका मतलब ये हुआ कि आपातकाल में वे अन्य वर्णों के धर्मों को भी अपना सकते थे। इसी क्रम में ब्राह्मण जाति का जो चारुदत्त है वो वैश्य का कार्य करता है, और ये जानकारी मिलती है मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम आप सब जानते हैं, लेखक का नाम शूद्रक है, और इसके अलावा मृच्छकटिकम जो है वो गुप्तकालीन नगर प्रशासन की भी जानकारी उपलब्ध कराने का काम करता है। नंबर 2, पाणिनि को किसने संसार का सबसे बड़ा व्याकरण का जानकार कहा है? पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, व्याकरण का ग्रंथ था, और उनके इस व्याकरण के ग्रंथ के संदर्भ में, उनकी जानकारी के संदर्भ में मैक्स मुलर ने उनको ये बात कहा कि वो सबसे बड़े जानकार थे व्याकरण के। मैक्स मुलर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर ने ही आर्यों की पहचान वर्ण या रंग के आधार पर करने के बजाय भाषा के आधार पर करना अधिक उचित माना था, तो मैक्स मुलर। नंबर 3, संगम काल में पानर एवं विडेलियर क्या थे? संगम काल में पानर एवं विडेलियर क्या थे? तो पानर और विडेलियर जो थे ये गायक और नर्तकी थे, ये उनके मनोरंजन का साधन था, तो गायक और नर्तकी को पानर और विडेलियर कहते थे। इसके अलावा इससे मिलता जुलता कुछ और शब्द को जान लीजिए जहां से क्वेश्चन प्रायः पूछे गए हैं। संगम काल में ही ओबैयर और नचेलियर, ओबैयर और नचेलियर ये 2 महिलाओं का नाम है जो उस काल की कवियत्री थी। इसके अलावा मौर्य काल में भी इस तरह से मिलता जुलता पेयर में शब्द मिलता है, जैसे कि रंगोपजीवी और रंगोपजीवनी। तो रंगोपजीवी और रंगोपजीवनी ये मौर्य काल में नाटक में भाग लेने वाले पुरुष और महिला कलाकार होते थे। रंगोपजीवी पुरुष, रंगोपजीवनी महिला जो नाटक में भाग लेते थे। ओबैयर और नचेलियर मैंने बताया कि दोनों संगम काल की नर्तकी थी। नंबर 4, चोल काल में
राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो चोलों के समय में जो राज्य की स्वामित्व वाली भूमि होती थी उसको प्रभु मान्यम कहते थे। प्रभु मान्यम चोल काल का राजकीय भूमि। इसी तरीके से मौर्य काल में जो राजकीय भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहते थे, जिसका कि प्रधान सीताध्यक्ष होता था। सल्तनत काल में और मुगल काल में राज्य के नियंत्रण वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भूमि आती थी उसको भंडारवाद ग्राम कहते थे। नंबर 5, किस शताब्दी से भारत में भूमि दान की प्रथा तीव्र गति से प्रचलित हुई? आंसर आपका सामने है, 5वीं शताब्दी ईस्वी। और 5वीं शताब्दी ईस्वी कहने का मतलब कि गुप्त काल में भूमि दान की प्रथा में तेजी आ गई। थोड़ा सा और जानकारी यहां पर हासिल कर लें। भारत में भूमि दान की जो प्रथा है इसकी शुरुआत सातवाहन काल में हुई। उस समय ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दी जाती थी जिसको कि अग्रहार कहते थे। तो भूमि दान की प्रथा की शुरुआत हुई सातवाहन काल में, तेजी आया 5वीं शताब्दी ईस्वी में। इसके अलावा 5वीं शताब्दी ईस्वी से ही भूमि में ये जो बदलाव आया, दान की जो प्रथा में तीव्रता आई, एक बड़ा अंतर यह आया कि सातवाहन काल में जो भूमि दान दी जाती थी उस पर प्रशासनिक अधिकार भूमि प्राप्त करने वालों को प्राप्त नहीं होता था, लेकिन गुप्त काल में भूमि जिसको दी जाती थी उस भूमि पर उसको प्रशासनिक अधिकार भी मिलता था, जिसके कारण से ही सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत गुप्त काल में हो गई। तो सामंतवाद का जन्म गुप्त काल में हुआ इसी शताब्दी के दौरान, ये जो स्वामित्व और प्रशासन वाली व्यवस्था आई उसके कारण। नंबर 6, प्राक इतिहास के किस काल को फ्लेक संस्कृति भी कहा जाता है? फ्लेक मतलब छिलका, ये पत्थर का छिलका होता था। मतलब कि इस काल के आते आते तक जो आदि मानव था उसने पत्थरों को पटक करके और उसका फ्लेक निकालना शुरू किया, जिसके कारण से उनको शिकार और अपनी जो ज़रूरतें थीं उसको पूरा करना थोड़ा आसान हो गया। तो फ्लेक संस्कृति कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल को, मतलब कि मिडिल पैलियोलिथिक एज को। ये उनका प्रमुख उपकरण था फ्लेक, इसीलिए। और फ्लेक संस्कृति नाम देने का काम किया था, उनका नाम था H.D. संकालिया। तो मध्य पूरा पाषाण काल को फ्लेक संस्कृति का नाम दिया H.D. संकालिया ने। अब क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक देवता वरुण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वरुण जो है ये वैदिक काल के तीसरे प्रमुख देवता हैं। सबसे पहले स्थान पर इंद्र, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण। तो वरुण तीसरे स्थान पर आने वाले देवता हैं जिनको कि ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋग्वेद में उनको ऋतस्य गोपा कहा गया है, ओरनोज उनको यूनान में कहा गया है, और ईरान में उनको अहुर मजदा के नाम से पुकारा गया है। तो ये अलग अलग नाम हैं वैदिक देवता वरुण के। नंबर 8, कौन सा वेदांग वैदिक साहित्य से संबंधित है? तो सबसे पहले यह जानिए कि वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग की संख्या है 6। नाम है उनका इस तरीके से: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसमें से वैदिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ जो वेदांग है वो है कल्प। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसके विषय में और जान लीजिए। कल्प को 3 भाग में बांटा गया है। एक भाग है गृह सूत्र। गृह सूत्र में क्या है? इसमें संस्कार और समाज में प्रचलित जो प्रथाएं थीं उसकी जानकारी मिलती है। कल्प सूत्र के एक भाग में, जिसको हम लोग गृह सूत्र कह रहे हैं, वहां से संस्कार और समाज में प्रचलित प्रथाओं की जानकारी मिलती है। मतलब ये लिटरली गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। कल्प का दूसरा हिस्सा है श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र जो है ये वैदिक यज्ञ विधियों से संबंधित है। वैदिक यज्ञ के विधियों से संबंधित है। और श्रौत सूत्र का ही एक हिस्सा है शुल्व सूत्र, जो कि अग्नि वेदियों के माप तौल से संबंधित है। तो गृह सूत्र, श्रौत सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में क्या है? धार्मिक सामाजिक नियमों का इसमें वर्णन किया गया है। और इस धर्म सूत्र से ही 4 आश्रम, मतलब कि
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसके विषय में थोड़ी जानकारी मिलती है। और वैसे चारों आश्रमों का पहला उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो खैर ये कल्प का हिस्सा है और कल्प गृह सूत्र, श्रौत सूत्र और धर्म सूत्र में बटा हुआ है। नंबर 9, रोमन शासकों की तरह कुषाण शासकों ने देवकुल बनवाए थे। यह क्या था, मतलब कि देवकुल क्या था? तो देवकुल बेसिकली जो राजा की मृत्यु हो जाती थी उनके सम्मान में उनकी मूर्ति को स्थापित करने के लिए जो स्थान तैयार किया जाता था उसी को देवकुल कहते थे। कुषाणों ने भी यह प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो सके थे। नंबर 10, मंदसौर प्रशस्ति लिखने वाला वत्स भट्टी किस शासक का दरबारी था? तो वत्स भट्टी जो थे वो कुमार गुप्त प्रथम, जो गुप्त शासक हैं, उनके दरबार से संबंधित थे। अब थोड़ा सा जानकारी कुमार गुप्त के विषय में भी जान लीजिए। पहला तो ये कि कुमार गुप्त शैव धर्म को मानते थे और वे, मतलब कुमार गुप्त, अपनी तुलना देवताओं के सेना नायक से करते थे। कुमार गुप्त प्रथम अपनी तुलना देवताओं के सेना नायक से करते थे। कुमार गुप्त के शासन की जानकारी देने वाला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उसका नाम है भिलसड अभिलेख। आपने सुना होगा, भिलसड अभिलेख से कुमार गुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही उन्हीं के समय का भिटारी या भितरी अभिलेख है। उस अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल के अंतिम समय में पुष्यमित्रों, मतलब कि विदेशियों का आक्रमण होता है। और जब पुष्यमित्रों या विदेशियों का आक्रमण होता है तब कुमार गुप्त अपने पुत्र स्कंद गुप्त को उनका सामना करने के लिए भेजते हैं। इसके अलावा कुमार गुप्त प्रथम ने 623 मुद्राएं चलाई थीं, जिसमें से उनके समय जारी किया गया मयूर शैली में, जो चांदी का बना होता था, मयूर शैली में चांदी की जो मुद्रा जारी की गई वो सबसे महत्वपूर्ण था। बड़ी सारी जानकारियां हैं, इसलिए पूरा प्लीज सुनिएगा, ये आपके काम के लिए है, हम बार बार दोहरा रहे हैं। नंबर 11, किस अजंता गुफा को चित्रशाला भी कहा जाता है? सबसे पहले तो आंसर आपके सामने है, वो आप देख लीजिए। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। ये जो अजंता में गुफाएं मिली हैं उनकी संख्या 29 है। इन 29 गुफाओं में से 5 चैत्य हैं और 24 विहार हैं। 29 गुफा मिली है अजंता में, 5 चैत्य हैं, 24 विहार हैं। और इन गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो एक काल का नहीं है बल्कि अलग अलग समय का है। जैसे इसका जो पूरा चित्रकारी का पीरियड है वह है 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक, मतलब कि लगभग पीछे 900 साल का ये चित्रकला जो है वो अजंता गुफा में देखने को मिलता है। 6 गुफाएं ऐसी हैं अजंता की जहां से चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। उसमें गुफा संख्या 1 और 2, 29 गुफा है, उसमें गुफा संख्या 1 और 2 में पुलकेशिन सेकंड, जो चालुक्य वंश का शासक था, पुलकेशिन सेकंड के द्वारा पारसी मतलब ईरानी, पारसी दूत का स्वागत करते हुए चित्र बनाया गया है। किसमें? गुफा संख्या 1 और 2 में। इसी तरीके से गुफा संख्या 9 और 10 में राजकीय जुलूस का चित्रण किया गया है। गुफा संख्या 16 में मरनासन राजकुमारी, डाइंग प्रिंसेस का चित्र बनाया गया है। ठीक है। और गुफा संख्या 17 जिसको कि चित्रशाला कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के विभिन्न जीवन के विभिन्न घटनाओं को दिखाया गया है। और गुफा संख्या 17 में ही माता और शिशु का जो चित्र बनाया गया है वो अजंता का सर्वोत्तम चित्रकारी माना जाता है। तो आपने देखा कि 1, 2 गुफा संख्या 9, 10, 16 और 17, 6 गुफाएं ऐसी हैं जहां की अजंता में चित्रकारी नजर आता है। वक्त के साथ बाकी मिट गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। एनीवे, नंबर 12, अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध रथ मुसल एवं महाशिला कंटक नमक लिखा हुआ है, नामक पढ़िएगा, नामक हथियार का प्रयोग किया था? तो आंसर आपके सामने है वैशाली। अब थोड़ा सा और जान लीजिए। अजातशत्रु ने अपने जीवन में 2 लड़ाइयां लड़ी थीं और तीसरी लड़ाई का उसने तैयारी किया था।
अजात शत्रु ने, हम रिपीट कर रहे हैं, अपने जीवन में 2 लड़ाइयां लड़ी थी और एक लड़ाई का उसने तैयारी किया था। तो जिससे लड़ाई लड़ी उसमें पहला लड़ाई था कोसल के राजा प्रसेनजीत के साथ, जिसमें पहली बार अजात शत्रु पराजित होता है, लेकिन दूसरी बार प्रसेनजीत के खिलाफ अजात शत्रु को जीत मिलती है। बाद में फिर संधि हो जाती है। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से अजात शत्रु का विवाह भी होता है। दूसरी जो लड़ाई अजात शत्रु ने लड़ी थी वो था वैशाली, मतलब लिच्छवी के वैशाली जो थे वहां के राजा चेटक थे, उनके खिलाफ हुआ था। वैशाली से लड़ाई के दौरान ही, वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी, ठीक है, तो वज्जी संघ से जो लड़ाई हुई, वैशाली से जो लड़ाई हुई, उसमें वज्जी संघ में फूट डालने के लिए अजात शत्रु ने अपने ब्राह्मण मंत्री वस्कार को भेजा था। फिर से दोहरा दें कि वज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी, उसके साथ अजात शत्रु का दूसरा लड़ाई हुआ। वज्जी संघ में फूट डालने के लिए इसने, मतलब अजात शत्रु ने अपने ब्राह्मण मंत्री वस्कार को भेजा था। वैशाली पर जीत हासिल करने में अजात शत्रु को 16 साल का वक्त लग गया था। वैशाली की इस लड़ाई में ही मखली पुत्र घोषाल भी मारा गया था। आप मखली पुत्र घोषाल को याद करिए, जिसने आजीवक संप्रदाय को जन्म दिया था, ठीक है। तो ये 2 लड़ाइयां लड़ी और तीसरी लड़ाई जो उसने नहीं लड़ी, जिसकी तैयारी की थी, वो था अवंती राजा के खिलाफ या अवंती राज्य के खिलाफ। और कहा जाता है कि अवंती का जो राजा था वो अजात शत्रु से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, उसका राज्य इसके राज्य से कहीं ज्यादा मजबूत था, और अवंती के राजा के डर से ही, भय से ही इसने अपनी राजधानी राजगृह की किलेबंदी भी करवाने का काम किया था। तो ये जानकारी, इसके अलावा अजात शत्रु को अगर और याद करें तो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी याद आ रहा है, तो साथ साथ बता ही दें। अजात शत्रु भारत के इतिहास का पहला पितृहंता शासक माना जाता है। ऐसा इसलिए कि उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके और गद्दी हासिल की थी। और चूंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या करके और गद्दी हासिल की थी, इसीलिए इसको पहला पितृहंता शासक कहा जाता है। अजात शत्रु के समय में ही भगवान बुद्ध और महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा अजात शत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है। चारों बौद्ध सम्मेलन उम्मीद है आपको याद होगा, अगर नहीं तो हम आपको एक बार प्लीज रिकॉल करवा दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। 4 हुआ था पीरियड पहले उसका, 483 BC, उसके बाद 383 BC, फिर 250 BC और फिर 1st सेंचुरी AD, मतलब 3 BC में हुए हैं और एक प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ है। तो 483, 383, 250 BC और 1st सेंचुरी AD, ये पीरियड हो गया। अब इसको आगे हम याद रखते हैं रावपाक, रावपाक, रा से राजगीर, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कश्मीर, रावपाक, अ का अक, ये क्रोनोलॉजी है साथ साथ। रावपाक, अकाक, मसातिब, अ का अक, अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर अ से अ का अ से अशोक, और फिर कुषाण शासक कनिष्क, रावपाक, अकाक और मसातिब। मसातिब में आएंगे उसके अध्यक्ष, म से महाकश्यप, सा से साबाकामी, ती से तिष्य और ब से वसुमित्र। रावपाक, अकाक, मसातिब, 483, 383, 250, ये तीनों BC में और 1st सेंचुरी AD। अगर थोड़ा सा और आपको रिकॉल कराएं हम, तो पहला जो सम्मेलन हुआ उसमें सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। जो तीन पिटक हैं, त्रिपिटक है, उसमें से सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। सुत पिटक का संकलन आनंद ने किया, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, और सुत पिटक में बौद्ध संघ के सिद्धांतों का वर्णन है। विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया, वो भी भगवान बुद्ध के शिष्य है, अगला क्वेश्चन भी उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उपाली ने विनय पिटक का किया। सुत पिटक में बौद्ध संघ का सिद्धांत है और विनय पिटक में बौद्ध संघ की नियम है, नियमावली है, उसके आचार हैं, ठीक है। दूसरा जो सम्मेलन हुआ उसमें बौद्ध संघ अष्टवीरवादी और महासंघिक में बटा, यह भी आपको पता होगा। तीसरा में अभिधम पिटक का संकलन किया गया तिस्य के द्वारा,
अभिधम्म पिटक जो था ये बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विश्लेषण है। और फिर चौथा सम्मेलन जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ कनिष्क के समय में, वहां पर बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बटा। आगे उसका और क्लासिफिकेशन है, लेकिन अब उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आप शायद याद नहीं कर पाए अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। चलिए नंबर 13 पे जाते हैं। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, उपाली, अभी नाम मैंने बताया, अनिरुद्ध एवं खंड सुमन किस महाजनपद से संबंधित थे? ये चारों किस महाजनपद से संबंधित थे? आंसर है मल्ल गणराज्य। आप सबको पता है कि महाजनपदों की संख्या 16 है। महाजनपदों का जो वर्णन है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और साथ ही साथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। हालांकि उनकी सूची में थोड़ा अंतर भी है, लेकिन उस दौर के इतिहास को, महाजनपदों को समझने में अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, वो कहीं ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। 16 महाजनपद में 2 ही ऐसे महाजनपद थे जहां की गणतांत्रिक व्यवस्था थी। एक तो आपके सामने है मल्ल गणराज्य, जहां से बुद्ध के शिष्य आनंद, उपाली, अनिरुद्ध और खंड सुमन संबंधित थे, और दूसरा है वज्जी संघ जिसमें कि 8 गणराज्य थे। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अजातशत्रु वाले में कि राजधानी उनकी वैशाली थी। तो ये जानकारी। बाकी जो 14 महाजनपद थे वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, मोनार्कियल सिस्टम थी। मल्ल और वज्जी में रिपब्लिकन सिस्टम था, गणतांत्रिक व्यवस्था थी। नंबर 14, मौर्य काल में चोरी, डाका एवं लूट का मामला क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में चोरी, डाका एवं लूट का मामला साहस कहलाता था। इसी तरीके से कुवचन, मानहानि और मारपीट का जो मामला था मौर्य काल में, उसको वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहते थे। रिपीट कर दें, कुवचन, मानहानि या मारपीट का मामला, इसको वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहते थे। तो ये न्याय से संबंधित शब्दावली थी। इसके अलावा मौर्य काल में एक शब्द और मिलता है, वार्ता। वार्ता किसको कहते हैं? तो कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य को सामूहिक रूप से वार्ता कहते हैं। यह मौर्य काल से जुड़ा हुआ कुछ इंफॉर्मेशन था। नंबर 15, श्रेष्ठी, गण, गणपति जैसे शब्द किससे संबंधित है? तो ये व्यापारिक संगठनों से संबंधित है और इस तरह के शब्दावली आमतौर पर आप सातवाहन काल में पाएंगे। यहां पर और कुछ बताने को फिलहाल नहीं है, आगे बढ़ें। नंबर 16, किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं आंगिरस के शिष्य के रूप में, वसुदेव एवं देवकी पुत्र एवं आंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्योपनिषद। कृष्ण जो थे ये भगवत कहलाते थे। भगवत का मतलब पूजनीय। तो उनके द्वारा जिस धर्म की शुरुआत की गई वो कहलाया भागवत धर्म। बाद में कृष्ण का संबंध विष्णु से जोड़ा जाने लगा, तब ये भागवत धर्म वैष्णव धर्म हो गया। और महाभारत काल के आते आते कृष्ण और विष्णु का संबंध एक गैर वैदिक देवता से जोड़ा जाने लगा जिनको कि नारायण कहते हैं। और जब नारायण के साथ कृष्ण और विष्णु का संबंध जोड़ा जाने लगा तब भागवत धर्म एक नए रूप में आया जिसको कि पांचरात्र धर्म कहते हैं या जिसको नव वैष्णववाद भी कहते हैं। और भी जानकारी है इस पर हम एक वीडियो भागवत धर्म पर डाल रखे हैं, संभवतः आपने देखा होगा, तो बाकी डिटेल आपको मिल जाएगा। खैर, नंबर 17, सातवाहन वंश की सबसे पहले जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है? तो सातवाहन वंश की जानकारी का पहला जो जानकारी देता है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐत्रेय ब्राह्मण में सातवाहनों के लिए आंध्र शब्द का प्रयोग किया गया है। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था और इनकी राजधानी मतलब सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, इस वंश में महत्वपूर्ण शासक का नाम भी अगले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, फिर वही बात करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण के संदर्भ में एक बात और बता दें कि ऐत्रेय ब्राह्मण जैसा कि बताया कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐत्रेय ब्राह्मण में ही पहली बार राजपद की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। उसके साक्ष्य ऐत्रेय ब्राह्मण में ही पहली बार मिलते हैं। नंबर 18,
हर्षवर्धन ने नंबर 18, पश्चिम के मालिक एवं प्रतिष्ठान के मालिक की उपाधि किसे दी गई? गौतमी पुत्र सातकर्णी की, जो कि सातवाहन वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेनकटक नगर की स्थापना की थी। नासिक के पास है ये वेनकटक नगर की स्थापना गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एक और जानकारी यहां पर कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक महाक्षत्रप नहपान को पराजित किया था। नहपान को, जो कि शक महाक्षत्रप था, उसको पराजित किया था और इस खुशी में बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक एक जगह है दान में देने का काम किया था। नाम के साथ माता का नाम लगा हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका मतलब यह भी हुआ कि सातवाहनों के समय में मातृ सतात्मक तत्व जो थे वो कहीं ज्यादा मजबूत थे। नंबर 19, हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर किया था? दोनों नाम सामने हैं, कन्नौज और प्रयाग। कन्नौज में उसने धर्म सम्मेलन बुलाया जिसका उद्देश्य था महायान धर्म का, जिसका वो समर्थन करता था, महायान धर्म का प्रचार करना। तो कन्नौज में उसने धर्म सम्मेलन बुलाया महायान धर्म के प्रचार हेतु। ये जो सम्मेलन था ये 18 दिनों तक चला था। ह्वेनसांग ने भी इसमें भाग लिया था और इसी सम्मेलन के दौरान ह्वेनसांग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि दी गई थी। जबकि प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद करता था, जिसको कि दानोत्सव कहते थे, दान का उत्सव, जहां हर वो चीज जो इन 5 वर्षों में अर्जित की जाती थी वो दान दे दिया जाता था, कुछ एक अपवादिक चीजों को छोड़कर। नंबर 20, किस ग्रंथ से बुद्ध के जीवन के आखिरी क्षणों की जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है महापरिनिर्वाण सूक्त से, महापरिनिर्वाण सूक्त से, जो कि बेसिकली सुत्त पिटक के एक भाग, दिग्ग निकाय का भी एक भाग है। मतलब सुत्त पिटक का एक भाग के तौर पर महापरिनिर्वाण सूक्त है, जिसमें कि बुद्ध के जीवन के आखिरी क्षणों की जानकारी मिलती है। नंबर 21, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प मतलब एरा में और किस युग में हुई थी? तो जिस महाकल्प में मानव की उत्पत्ति हुई वो था सिनोजोइक एरा, और जो युग था उसका नाम है प्लीस्टोसीन युग, जो कि आज से लगभग 30,000 साल पहले था। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के क्रम में मैंने बोर्ड पर ये सारा खाका आपको बताया था। स्टोन एज का क्लासिफिकेशन, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर पैलियोलिथिक को लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, और इसी क्रम में मैंने आपको वहां पर बताया था कि मानव जीवन का सबसे लंबा काल जो था वो लोअर पैलियोलिथिक एज में ही गुजरा था। खैर, ये आंसर आपके सामने है। नंबर 22, किसने अशोक के धम्म की तुलना अकबर के दिन ए इलाही से किया? तो आंसर है रूमिला थापर। उन्होंने ही धम्म की तुलना दिन ए इलाही से की थी। अशोक के धम्म के संदर्भ में कुछ और स्टेटमेंट भी है जिसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। जैसे कि इतिहासकार फ्लिट ने कहा कि अशोक का धम्म उसका राजधर्म था, मतलब धम्म को राजधर्म कहने का काम किया फ्लिट ने। राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा कि धम्म सभी धर्मों की मिली जुली संपत्ति थी, जबकि इतिहासकार भंडारकर ने कहा कि धम्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सिकंदर के साथ आने वाले उसके सेनापतियों में कौन उसका जीवनीकार भी था? आंसर तो सामने है आपका, ओनेसिक्रिट्स। सिकंदर के साथ उसके 3 सेनापति आए थे मुख्य रूप से, जो बेसिकली एक तरह से इतिहासकार भी थे। तीनों का नाम था एरिस्टोबुलस। एरिस्टोबुलस जिसने कि हिस्ट्री ऑफ द वार लिखा था, हिस्ट्री ऑफ द वार एरिस्टोबुलस ने। एक जो उसका मुख्य सेनापति था उसका नाम था नियार्कस। तो नियार्कस, एरिस्टोबुलस और जीवनीकार ओनेसिक्रिट्स। तो चूंकि सिकंदर के साथ ये उसके इतिहासकार भी चलते थे, इसीलिए कहा जाता है कि सिकंदर के आगमन के बाद
भारत में, प्राचीन भारत में जो डेट्स का प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं सुलझने लगा, क्योंकि उसके साथ साथ ये जो इतिहासकार थे एरिस्टोबुलस, निआर्कस और ओनेसिक्रिट्स, ये लोग डेट भी मेंशन करने का काम करते थे। नंबर 24, संगमकालीन किस ग्रंथ को तमिल कविता की ओडिसी कहा गया है? आंसर है मणि मेखलय। मणि मेखलय ये दक्षिण भारत के संगम काल का बड़ा ही महत्वपूर्ण किताब है। मणि मेखलय के जो लेखक है उनका नाम है सितलय सतनार, और मणि मेखलय जो है वो संगमकालीन ग्रंथ शिल्पाधिकारम का अगला भाग है। कुछ चीजें यहां पर एकदम याद रख लीजिए। मणि मेखले को तमिल कविता की ओडिसी कहा गया है, ये आंसर आपके सामने। एक ब्रैकेट में और इंफॉर्मेशन है कि बाइबल ऑफ तमिल तिरुकुराल को कहा गया है। अब आते हैं वापस मणि मेखले को। हम बता रहे थे कि सितले सतनार ने इसकी रचना की है, और ये जो पुस्तक है मणि मेखले, ये शिल्पाधिकारम का अगला भाग है। शिल्पाधिकारम की रचना की थी इलांगो आदिगल ने, और शिल्पाधिकारम के 3 प्रमुख पात्र हैं, कोवलन और कन्नगी, जो पति पत्नी है। तो नायक है कोवलन, नायिका है कन्नगी, और एक उपनायिका है माधवी। माधवी जो है वो राज नर्तकी है, और कोवलन और माधवी के बीच में प्रेम रहता है, और उस प्रेम के फलस्वरूप एक पुत्री का जन्म होता है, एक बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची का ही नाम है मणि मेखले, जिसके विषय में इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। ये फिलहाल इतना ही। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इतना हम आपको बताने का काम किए। मेरा उद्देश्य था कि मणि मेखले किसने लिखा है, तो सितले सतनार ने। शिल्पाधिकारम किसने लिखा है, इलांगो आदिगल ने। शिल्पाधिकारम के कैरेक्टर कौन कौन है, तो कोवलन और कन्नगी पति पत्नी है। उपनायिका है माधवी जो राजनर्तकी है, और राजनर्तकी और कोवलन से जिस बच्ची का जन्म होता है उसका नाम है मणि मेखले। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अशोक के किस स्तंभ पर मयूर का चित्र बना है जो मौर्य एवं मौर्य जनपद में संबंध स्थापित करता है? आंसर है लौरिया नंदनगढ़, और हम यहां फिलहाल कुछ नहीं बताने जा रहे क्योंकि यह लंबा फिर है उसके स्तंभों की बात। 26, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो भारत में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य बागौर एवं आदमगढ़ से मिलता है, जो बेसिकली जहां तक मुझे याद है ये मिडिल पैलियोलिथिक एज के ही साइट्स हैं, और यहीं पर पशुपालन का पहला साक्ष्य मिलता है। बागौर और आदमगढ़ ये दोनों राजस्थान में, जैसे कि भीमबेटका से पहला शैल चित्रकारी की जानकारी मिलती है, उसी तरीके से पशुपालन का साक्ष्य यहां से मिलता है। नंबर 27, अशोक के किस बृहद शिलालेख में पहली बार धम्म महामात्र का उल्लेख मिलता है? आप सबको याद है कि 14 बृहद शिलालेख हैं, उसमें से धम्म महामात्र का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है आपको 5वें शिलालेख में, जिसमें कहा गया है कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष या 13 वर्षों के बाद, ऐसे भी लिखा होता है 14वें वर्ष या 13 वर्षों के बाद उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, धम्म के उद्देश्य और उसके प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, इसी तरीके से चौथा जो शिलालेख था इसमें कहा गया है कि अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। उसके बाद 13वें शिलालेख में ही 5 यवन जातियों या विदेशियों का भी वर्णन किया गया है। दूसरा, 5वां और 13वां जो शिलालेख है वो चेर, चोल, सतीय पुत्र, केरल पुत्र की जानकारी देता है। दूसरा जो शिलालेख है उसमें अशोक खुद से पूछता है कि यमचू धम में, मतलब धम क्या है, फिर उसकी व्याख्या करता है 7वें शिलालेख में। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और लाइव क्लास में भी मैंने कहा था कि सोर्सेज आपको याद रखने होंगे। एनीवे, अगला चले। 28, कौन सी तमिल रचना जैन दर्शन पर प्रकाश डालता है? कौन सी तमिल रचना जैन दर्शन पर प्रकाश डालता है? आंसर है जीवक चिंतामणि। ये भी संगम साहित्य है, और जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुतक देवर। शिल्पाधिकारम मणि मेखले, शिल्पाधिकारम मैंने अभी बताया इलांगो आदिकल, फिर से रिपीट करवा रहे हैं, मणि मेखले, सितले सतनार, और जीवक चिंतामणि जिसके लेखक है तिरुतक देवर। तो यहां से जैन दर्शन पर प्रकाश मिलता है, क्योंकि इसका जो नायक है जीवग वो अंततोगत्वा जैन धर्म को अपना लेता है। 29,
जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला अभिलेख कौन सा है? आंसर है खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। खारवेल का संबंध है चेदी वंश से। नंबर 30, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस पल्लव शासक के समय में कांची आया था? तो ये आया था नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में, और नरसिंहवर्मन प्रथम की उपाधि थी मामल्ल, और नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही मामल्लपुरम, जिसको कि महाबलीपुरम कहते हैं, उसको बसाने का काम किया था। उबिएगा नहीं, थोड़ा सा और है, उसको पूरा सुन लीजिएगा प्लीज। नंबर 31, पल्लवों के शासनकाल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? आंसर है रहस्याधिकृत। चलिए और कुछ नहीं बताएंगे यहां पर। नंबर 32, रोम के साथ व्यापार में कमी एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि किस काल की विशेषता है? तो यह विशेषता है गुप्त काल में। थोड़ा सा यहां एक लाइन जान लीजिए ताकि याद रहे। 6th सेंचुरी में क्या होता है कि रोम वाले जो थे, जो रोम के लोग थे, उन्होंने रेशम बनाने की जो कला थी वो चीन के साथ सीख लिया या चीन से सीख लिया। चूंकि भारत जो था वो रेशम का व्यापार करता था रोम के साथ, लेकिन जब खुद रोम के लोगों ने रेशम बनाना सीख लिया तो ये व्यापार भारत के साथ कम हो गया, लेकिन भारत का इस दौर में चीन के साथ व्यापार बढ़ा। ठीक है, और चिनांशुक रेशम को कहा गया है इसी संदर्भ में। नंबर 33, किस बौद्ध विद्वान को अतिसा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दीपांकर को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नंबर 34, कुप्पम का युद्ध, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत पहले आया है, इसलिए इसको हम वापस रखे हैं। कुप्पम का युद्ध जो हुआ 1054 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? राजाधिराज जो चोल शासक है, राजाधिराज प्रथम एवं सोमेश्वर जो चालुक्य शासक है, इनके बीच हुआ और राजाधिराज की जीत हुई थी। नंबर 35, किस शासक के कारण वैष्णव संत रामानुजम श्रीरंगपट्टम छोड़कर मैसूर चले गए थे? रामानुजम मतलब कि रामानुजाचार्य, जिनको रामानुज भी कहते हैं, जिनका की दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, तो रामानुज श्रीरंगपट्टम से मैसूर चले गए थे कुलोतुंग प्रथम के कारण। कुलोतुंग प्रथम, इनके विषय में भी 2 पॉइंट जान लीजिए। एक तो ये कि इनको सुंगम विवर्त कहा गया है, मतलब कि करों को समाप्त करने वाला, और दूसरा कि कुलोतुंग प्रथम के समय में ही 1077 ईस्वी में, जहां तक डेट मुझे याद है, 72 प्रतिनिधियों का एक व्यापारिक प्रतिनिधियों का एक डेलीगेशन या प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। नंबर 36, गुप्त काल में सौल्किक कौन था? शुल्क से बना हुआ यह शब्द है, तो भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी सौल्किक कहलाता था। नंबर 37, यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता था? मौर्य काल में न्यायालय को सामान्य तौर पे 2 भाग में बांटा गया। एक कंटक शोधन न्यायालय जो कि फौजदारी या क्रिमिनल कोर्ट था, और दूसरा था धर्मस्थीय जो कि दीवानी या सिविल कोर्ट था। तो कंटक शोधन न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था, वहां पर न्याय करने का काम 3 प्रदेष्टा, सामने लिखा हुआ प्रदेष्टा आंसर में, या 3 अमात्य के द्वारा किया जाता था। जबकि धर्मस्थीय जो कि दीवानी न्यायालय था, यहां पर न्याय देने का काम 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक या अमात्य, अमात्य बेसिकली उच्च अधिकारियों के वर्ग को कहा गया है, तो उनके द्वारा किया जाता था। नंबर 38, किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अन्नदा, वनदा एवं सुखदा कहा गया है? आंसर है सुत्तनिपात। नंबर 39, अब डिटेल बहुत नहीं जाएंगे हम। किस तमिल साहित्य से जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारतीय व्यापारियों का संपर्क उत्तर भारतीय व्यापारियों से हो गया था? आंसर है शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल के द्वारा लिखा गया, बता चुके हैं 2 बार। नंबर 40, किस यज्ञ की समाप्ति के पश्चात वैदिक काल का राजा अपने रत्नीनों के घर जाकर भोजन करता था? आंसर है राजसूआ यज्ञ। रत्नीन का मतलब कि राजा के अधिकारी, और राजा का मतलब कि लिटरली उत्तर वैदिक काल, क्योंकि राजपद की उत्पत्ति अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण से होता है, और ऐत्रेय ब्राह्मण लैटर वैदिक एज से संबंधित है। तो राजपद, राजा, भूमि संपत्ति, ये सब की जो अवधारणा थी ये उत्तर वैदिक काल में आया।
ऋग्वैदिक काल में भूमि संपत्ति की अवधारणा विकसित नहीं थी, क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था पशुचारी था और पशुचारी अर्थव्यवस्था होने के कारण उनके जीवन में अस्थायित्व नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जब जीवन में अस्थायित्व आ गया, कृषि उनकी अर्थव्यवस्था की आधार बन गई, तो राज्य क्षेत्र और भूमि संपत्ति की अवधारणा भी विकसित हुई। तो वास्तविक रूप से राजा उत्तर वैदिक काल में आया। और फिर दोहरा दे कि ऐतरेय ब्राह्मण में राजपद की उत्पत्ति का पहला उल्लेख मिलता है। 41 सांख्य दर्शन का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? आंसर आपके सामने है फैक्ट्स के तौर पर, मैत्रायणी उपनिषद। नंबर 42 किसका मानना था कि चान्हुदरों का अंत सिंधु नदी के बाढ़ से हुआ? अर्नेस्ट मैके ने यह बात कही थी। इस तरह के फैक्ट्स का भरमार है एंशिएंट इंडिया में, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए हम रख रहे हैं। नंबर 43 कौन सा बौद्ध ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग को, जो शुंग वंश का संस्थापक था, बौद्ध धर्म का विरोधी मानता है? आंसर है दिव्यावदान। ये दिव्यावदान वही है जिसमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे। पहले बार विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था और सेकेंड टाइम अशोक को भेजा गया था बिंदुसार के काल में। नंबर 44 किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को मानने वाले महेंद्र वर्मन मतलब पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म अपना लिया? तो आंसर है अप्पार। अप्पार जो थे ये नायनार संत थे। नायनार मतलब जिन्होंने दक्षिण में शैव धर्म को पहुंचाया, और आलवार मतलब जिन्होंने दक्षिण में भागवत धर्म को पहुंचाने का, वैष्णव धर्म को, सॉरी, आलवार वैष्णव धर्म को और नायनार शैव धर्म को ले गए। तो अपार जो थे ये नायनार संत थे, इन्हीं के प्रभाव में महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म को अपना लिया। अपार जो थे ये नीची जाति के थे और इनका वास्तविक नाम था तिरुनावुकरसु। साउथ का नाम है इसलिए थोड़ा अटपटा है। नंबर 45 प्राचीन भारत के इतिहास में सेनापति नाम से किस शासक को जाना जाता है? आंसर है पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग को सेनापति जहां कहा गया है वो स्रोत है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। मतलब धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को सेनापति कहा गया है। आखिरी 5 क्वेश्चन, लंबा हो रहा है हम समझ रहे हैं, लेकिन आप ही के लिए है। नंबर 46 कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापार की जानकारी देता है? आंसर है पेरिप्लस ऑफ द अरिथ्रियन सी, और इसके लेखक अननोन है, अज्ञात है। तो भारतीय बंदरगाहों और व्यापार की जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से मिलती है। नंबर 47 राजपूत काल में कौन सा स्वर्ण मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित था? आंसर है द्रंब। सीधा भी पूछ सकता है कि द्रंब किस धातु का बना हुआ मुद्रा था? आंसर है स्वर्ण। ठीक है। नंबर 48 नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए धर्मपाल ने कितने गांव दान में दिए थे? धर्मपाल मतलब कि पाल वंश का महत्वपूर्ण शासक, जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरा विहार का निर्माण करवाया था। तो धर्मपाल ने 200 गांव दान में दिए थे। नंबर 49 राजा रानी प्रकार के सिक्के किस गुप्तकालीन शासक ने जारी किए थे? राजा रानी प्रकार मतलब सिक्का पर राजा और रानी का चित्र बना हुआ। यह काम किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। और चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर लिच्छवयः लिखा होता था, अंकित होता था। फिर से दोहरा दें कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था। इन्होंने ही राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए और इनके सिक्कों पर लिच्छवयः लिखा हुआ है। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, राजतरंगिणी की रचना किस शासक के काल में की गई थी? राजतरंगिणी कल्हण का लिखा हुआ है और भारत का वास्तव में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। 12वीं शताब्दी में लिखी गई है और लिखी गई है जय सिंह के समय में, जो कि कश्मीर के लोहार वंश से संबंधित थे। तो इन 50 प्रश्नों को मैंने आपके सामने और इससे जुड़ी हुई कई सारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक उपलब्ध कराने का काम किया है। इतना के बाद वीडियो को एक लाइक अगर आप कर देंगे तो बेहतर होगा, अदरवाइज आपकी इच्छा, लेकिन इसको पूरा देख करके इसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।